ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा बहाना है तेरा अपने मायके जाने का। माँ की याद आ रही है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ तुम मुझे बचा लो। माँ ये मुझे मार डालेंगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी सुरभि के बगल में लेटा राजीव उसे उठाते हुए कहता है, क्या हुआ सुरभि, उठो, कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे तुम्हारी वजह से मेरा दिन का सुकून खो गया है और अब तुम रात को भी मुझे चैन से सोने नहीं दे सकती ना। आखिर राजीव ऐसा क्यों कह रहा था और क्यों सुरभि खुद को बचाने की बात कह रही थी? आखिर क्या हुआ था सुरभि के साथ? ये सब जानने के लिए कहानी की शुरुआत में जाना होगा। पालमपुर गांव में रामदीन नाम का एक आदमी रहता था। रामदीन का एक ही बेटा था। रामदीन ने बचपन में ही उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी सुरभि के साथ कर दी थी, लेकिन फिर वो शहर आ गए और अब राजीव शहर में ही पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। लेकिन वादे के मुताबिक राजीव के 23 वर्ष पूरे होते ही सुरभि से उसकी शादी हुई। सुरभि सुंदर थी इसलिए राजीव को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन सुरभि केवल 18 साल की थी। सुरभि अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ब्याह कर वो राजीव के साथ शहर आ गई और आज उसकी सुहाग रात थी। वो काफी डरी हुई भी थी। रात को राजीव कमरे में आया और फिर उनकी सुहाग रात हुई। अगली सुबह उसकी सास ने उसे सुबह 5 बजे उठा दिया और घर का सारा काम उससे करवाने लगी और उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर उसे डांटने लगी। माँ जी हमने कभी अपने घर में काम नहीं करा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। ये बात सुनते ही सुरभि की सास विमला ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आज के बाद मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी आजकल की तितलियों को। दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं और जब बिगड़ जाती है तो माँ बाप परेशान होकर उनकी शादी कर देते हैं और अपनी मुसीबत दूसरों के मत्थे मर देते हैं। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे पास तो अभी तक कोई मोबाइल ही नहीं है। मेरे बापू गरीब किसान है, वो भला कहाँ से ला कर देते। सुरभि रोते हुए कमरे में चली जाती है, जहाँ आराम से फोन देख रहा राजीव उससे पूछता है, क्या हुआ सुरभि, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे डांटा और थप्पड़ भी मारा। आपको पता है आज तक मेरी माँ ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। तभी वहाँ पर विमला भी आ जाती है। अच्छा, मेरे बेटे से तू मेरी शिकायत कर रही है? अब तू छोटी बच्ची नहीं है, तेरी शादी हो चुकी है, तो अब ये सब ड्रामे हमारे सामने मत कर, समझी? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है सुरभि, अब तुम अपने उस जाहिल गांव में नहीं बल्कि शहर में हो। अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त तुमसे मिलने आने वाले हैं और हाँ, उनके खाने पीने का भी कुछ इंतजाम कर देना। कुछ देर बाद सुरभि तैयार हो जाती है। इधर राजीव के दोस्त भी घर आ जाते हैं, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। अरे ये क्या, हमारी भाभी तो एकदम देसी है, 2 चोटी सर पर सरसों का तेल। आखिर ये सब कौन करता है भाई? सच में शहरों में भला ये सब कौन करता है? वो सब सुरभि का मजाक उड़ाकर उस पर खूब हंसते हैं। ये देख सुरभि खामोश हो जाती है। तभी राजीव उससे कहता है, करवा देना मेरी बेइज्जती। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाकर इनके नाश्ते का इंतजाम करो। सुरभि रसोई में जाती है और चाय नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहाँ विमला आ जाती है। जा बहू, तू अपने कमरे में जा, मैं इन लोगों को चाय नाश्ता दे आती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता दे आती हूँ। तुझसे जितना कहा है उतना कर, समझी? यूँ सबके सामने गंवार बनकर आने से हमारी इज्जत कम होगी। सब राजीव के दोस्त हैं, बड़े घरों से हैं। यहाँ ये सब नहीं चलता यूँ गंवार बनकर रहना। अब से तू बाहर भी नहीं निकलेगी और मोहल्ले के लोगों के सामने भी नहीं आएगी। अपनी सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उधर विमला चाय नाश्ता लेकर बाहर चली जाती है। उसे देख राजीव की दोस्त विमला से, अरे आंटी जी, आपने क्यों तकलीफ की? भाभी जी को बोल देती, वो ही ले आती। अरे कोई बात नहीं बेटी, वो क्या है ना, हमारी बहू गांव से है ना, इसलिए थोड़ा शर्मा भी रही है। इन लोगों में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए जरा हिचकिचाते रहते हैं। तो आंटी जी, आपने इसकी शादी आखिर गांव में की क्यों? अब क्या बताऊं बेटा, ये तुम्हारे अंकल जी की करनी है। वो क्या है ना, इनके बचपन के दोस्त की बेटी थी, इसीलिए इन्होंने हाँ कर दी। अपनी सास की ये बात सुरभि सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। राजीव कमरे में आता है। क्या हुआ सुरभि, अब तुम फिर से क्यों रोने बैठ गई? जी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज मुझे उनसे मिलवाने ले चलो ना। तुझे बड़ी जल्दी मायके जाने की पड़ी है? कहीं जो माँ कह रही थी वो सब सच तो नहीं है? वहां कोई तेरा पुराना यार तो नहीं जिसकी याद तुझे सता रही हो और तू अपनी माँ का बहाना लगा रही हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी, मुझे सच में अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है। अच्छा ठीक है,
लेकिन अभी मुझे छुट्टी नहीं है। जैसी छुट्टी मिलेगी मैं ले चलूंगा तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने। अब जाओ, यहाँ क्या खड़ी हो, जाकर खाना बनाओ, रात होने वाली है। राजीव की ये बात सुनकर सुरभि को थोड़ा सुकून मिलता है। कुछ देर बाद खाना बनाकर वो सबको परोसती है, जिसे खाने के बाद विमला कहती है, छी भला ये भी कोई खाना है। मुझे तो लगा था गांव से है तो अच्छा खाना बना लेती होगी, लेकिन ये तो बड़ा ही बेस्वाद खाना बनाती है। मुझे कुछ दिन गांव में मेरी माँ के घर छोड़ दीजिए, मैं 20 दिन में अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे भेज दीजिए, मैं माँ से भी मिल लूंगी और खाना बनाना भी सीख लूंगी। हा, सारा खाना बनाना सीख जाऊंगी। और 18 साल तक अपनी माँ के घर में रही तब तो तूने सीखा नहीं, फिर जब 18 दिन में क्या ही सीख जाएगी तू। अच्छा बहाना है तेरा अपने मायके जाने का। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ रहो और यहाँ के तौर तरीके सीखो, उसके बाद जाकर मिलना अपनी माँ से। चल अब ये बर्तन उठाकर ले जाओ और सारे बर्तन धोकर सोना, समझी। सुरभि वहां से चली जाती है और फिर रसोई का सारा काम निपटाकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। उफ़ो, अब क्या हुआ तुम्हें सुरभि? माँ की याद आ रही है। उफ़ो, रुको, मैं अभी फोन लगाता हूँ, तुम जाकर अपनी माँ से बात कर लो। सुरभि ये सुनकर खुश हो जाती है। राजीव फोन मिलाकर सुरभि को देता है। कैसी हो माँ? सुरभि मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब से तुझसे बात करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन जब भी दामाद जी को फोन करो तो वो एक ही बात कहते थे कि अभी वो ऑफिस में बिजी हैं या किसी काम से बाहर हैं। मैं और तेरे बाबा तो कब से सोच रहे हैं शहर में तेरे पास आने को। तुझसे मिलने के इसी बहाने तेरा ससुराल भी देख लेंगे। क्या सच में माँ, तू और बाबा यहाँ आओगे? माँ मेरा भी सचमुच तुमसे कब से मिलने का मन कर रहा है। जैसे ही राजीव ये बात सुनता है वो चौंक जाता है और वो इशारों इशारों में सुरभि को ना करने के लिए कहता है। क्या कह रहे हो जी? अपने माँ बाप को यहाँ आने से मना करो, अगर वो यहाँ गए तो सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। उनको बोलो मैं तुम्हें कल लेकर आ रहा हूँ। ये सुनकर सुरभि को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ तुम बाद में आना। बाद में? हाँ, वो ये कह रहे कि ये कल ही मुझे लेकर आ रहे हैं, तो अभी मैं आ रही हूँ रहने, तो वहीं मिल लेना, फिर तुम बाद में कभी आ जाना शहर घूमने। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। फिर राजीव सुरभि से, चलो ना सुरभि, आज देखो बाहर मौसम कितना अच्छा है, चलो ना थोड़ी देर छत पर चलते हैं, फिर तुम अपने मायके चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सुरभि बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार राजीव ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वो खुशी खुशी राजीव के साथ छत पर चली गई। मैं बहुत खुश हूँ राजीव जी, कल मैं अपने घर जाऊंगी। ये मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी राजीव उसे पीछे से धक्का देता है और सुरभि नीचे गिर जाती है। सुरभि के सर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ घंटे बाद ही सुरभि के माता पिता पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजीव और उसकी मां सुरभि की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं कि पुलिस उन्हें रंगे हाथ आकर पकड़ लेती है। हाय मेरी बच्ची, मार डाला इन्होंने मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इन्हें। आप सब यहाँ कैसे? सुरभि से जब बात हुई उस वक्त फोन कटा ही नहीं था। तुम्हारी आवाज हमें फोन पर आ रही थी और फिर तुम दोनों छत पर और फिर मेरी बेटी के चीखने की आवाज। बता क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था और इसी गवार लड़की से शादी करके मैं फंस गया था। मुझे इससे छुट्टी चाहिए थी। राजीव और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन आज भी ऐसे कई घर हैं जहां लड़कियों को किसी न किसी कारणवश मार दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आवाज उठाना जरूरी है।